फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी में जय अपनी टीम के साथ नाव में आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग सांप पकड़कर बेचने का काम करते हैं, लेकिन इस बार उनकी मंजिल एक बेहद खतरनाक जगह होती है। रास्ते में नाव का मालिक जय को चेतावनी देता है कि ये इलाका शापित माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है और जो भी उसके इलाके में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जय इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो एक अनुभवी शिकारी है जिसने कई खतरनाक सांपों का सामना किया है। इस बार वो खास तौर पर उसी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने आया था। थोड़ी देर बाद वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही नाव का मालिक ज्यादा पैसे मांगने लगता है। उसका कहना था कि इतनी खतरनाक जगह तक किसी को लाना आसान नहीं था। जय बिना कोई बहस किए पैसे निकालता है और जैसे ही नाव का मालिक पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, जय जानबूझकर नोट नीचे गिरा देता है। ज्यादा पैसे देखकर मालिक उन्हें उठाने में लग जाता है। पैसे उठाने के बाद जैसे ही मालिक जय की तरफ देखता है, जय अचानक उसके गले पर छुरी मार देता है। कुछ ही सेकंड में नाव के मालिक की मौत हो जाती है और जय उसकी लाश पानी में फेंक देता है। ये सब देखकर उसके साथ ही बुरी तरह डर जाते हैं। तभी जय उन्हें साफ चेतावनी देता है कि जो भी उसे धोखा देगा उसका भी यही हाल होगा। इसके बाद सब लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें 7 फनों वाले सांप की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के पीछे जय को एक बड़ी केंचुली मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा सच में मौजूद है। ये देखकर जय बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ उसके साथियों को आसपास बड़ी तादाद में सांप मिल जाते हैं। वो तेजी से उन्हें पकड़कर बैग में भरने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वो जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन जय का मकसद कुछ और ही था। उसे छोटे सांपों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो अकेला आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसका एक साथी सांपों से भरा बैग लेकर नाव की तरफ आता है। वहाँ उसे पानी में उसी नाव मालिक की लाश खड़ी दिखाई देती है, जिसे जय ने थोड़ी देर पहले मारकर फेंका था। ये नजारा देखकर वो घबरा जाता है। तभी वो लाश धीरे धीरे पानी में गायब हो जाती है। अगले ही पल पानी के अंदर से कोई विशाल चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो आदमी जान बचाकर भागता है। भागते हुए आदमी पर एनाकोंडा बिजली की तरह हमला करता है। उसे अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे निगल जाता है। दूसरी तरफ उसका साथी सांपों से भरा बैग लेकर उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक विशाल एनाकोंडा पर पड़ती है। जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो देखता है कि उसने अभी किसी आदमी को निगला है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। तभी एनाकोंडा निगले हुए आदमी को वापस उगल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एनाकोंडा उस पर भी हमला कर देता है। वो उसे जकड़कर पेड़ के साथ लिपट जाता है और धीरे धीरे उसे खाने लगता है। ये सब जय भी देख रहा होता है, लेकिन अपने साथी को बचाने के बजाय वो खुश होता है। दरअसल वो चाहता था कि कोई एनाकोंडा का ध्यान भटकाए ताकि उसे पकड़ने का मौका मिले। जय हमला करने ही वाला होता है कि तभी जंगल का माहौल अचानक बदल जाता है। आसपास के जानवर और पक्षी किसी अनजान खतरे को भांपकर शोर मचाने लगते हैं। ये देखकर एनाकोंडा भी वहां से भाग जाता है। साफ था कि जंगल में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ मौजूद था। इसके बाद कहानी का सीन एक सर्कस की तरफ शिफ्ट होता है। सर्कस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब वहां मुश्किल से ही कोई दर्शक आता था। तभी भवन नाम का एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर पहुंचता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। इतने पैसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक भवन भी उन्हीं के साथ सर्कस में काम करता था और बेहद गरीब था। किसी को समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। अगले दिन सुबह भवन सबको लेकर थाईलैंड के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो छुपकर फोन पर बात करता है और कहता है कि डिलीवरी तैयार है और वो जल्दी लोगों को लेकर पहुंच जाएगा। उसकी बातों से साफ हो जाता है कि वो अपने साथियों से कोई बड़ी बात छुपा रहा है और उसके इरादे ठीक नहीं हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नाव के सामने रास्ता बंद मिलता है। वहां लकड़ी और कंटेनर पड़े होते हैं, जिनकी वजह से आगे जाना नामुमकिन था। ये देखकर कैप्टन कहता है कि उसे एक दूसरा रास्ता पता है। फिर सब उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कैप्टन बताता है कि दूसरा रास्ता काफी लंबा है, लेकिन भवन किसी भी हालत में देर नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि उन्हें समय पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब कैप्टन एक खतरनाक योजना बताता है। वो कहता है कि कंटेनरों को बम से उड़ाकर रास्ता साफ किया जा सकता है। भवन इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कंटेनरों के पास बम लगाकर धमाका कर देते हैं। रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन साथ ही एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। उन कंटेनरों में बड़ी तादाद में सांप भरे थे, जो धमाके के बाद सीधे नाव पर आ गिरते हैं। देखते ही देखते पूरी नाव सांपों से भर जाती है। सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और कई सांप उन पर हमला करने लगते हैं। तभी निशा नाम की लड़की अपनी चतुराई दिखाती है
वो पानी के तेज प्रेशर से ज्यादातर सांपों को नाव से नीचे गिरा देती है और सबकी जान बचा लेती है। इस बीच भवन डरकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन एक सांप वहां भी पहुंच जाता है। उससे बचने की कोशिश में वो छत तोड़ देता है, जिसके बाद और ज्यादा सांप उस पर गिरते हैं। घबराकर वो सीधा पानी में कूद पड़ता है और तैरकर किसी तरह किनारे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने एक कोबरा आ जाता है। कोबरा हमला करे इससे पहले ही एक आदमी उसे कुचलकर मार डालता है और भवन की जान बचाता है। भवन की जान बचाने वाला आदमी और कोई नहीं, जय होता है। एहसान के बदले भवन उसे अपनी नाव पर आने की इजाजत दे देता है। नाव पर पहुंचकर जय अपनी असली पहचान छुपाता है। वो खुद को एक वाइल्ड एक्सप्लोरर बताता है और कहता है कि एक हादसे के बाद वो जंगल में फंस गया था। इसी दौरान सर्कस के एक सदस्य जिसका नाम जगत था, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। जय उसका कान गौर से देखता है और फौरन समस्या समझ जाता है। वो अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर उसे कान के अंदर डालता है। तभी एक छोटा जहरीला सांप बाहर निकलता है और जय की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जय पर जहर का कोई असर नहीं होता। ये देखकर निशा को शक होने लगता है। उसे सांपों की अच्छी जानकारी है, इसलिए वो समझ जाती है कि कोई आम आदमी इतने जहरीले डंक को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा भवन को चेतावनी देती है कि जय खतरनाक आदमी लगता है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भवन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसका मानना था कि जय ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उस पर शक करना गलत है। इस बीच जय मौका मिलते ही नाव के कैप्टन से बात करने पहुंच जाता है। जय कैप्टन को पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसे इस जगह तक पहुंचा दे तो उसे और पैसे मिलेंगे, लेकिन कैप्टन फौरन मना कर देता है। वो उस इलाके के बारे में जानता था और जानता था कि वहां क्रिम्सन एनाकोंडा का खतरा है, इसलिए वो बंदूक तानकर साफ कह देता है कि वो वहां नहीं जाएगा। जय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद कैप्टन अकेला बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसकी फिशिंग रॉड अचानक पानी की तरफ खींचती है। वो उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन अगले ही पल कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। दरअसल ये सब जय की चाल थी। उसने कैप्टन को मार डाला था और अब उसकी लाश को एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ नाव पर मौजूद लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। ये देखकर निशा का शक और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कैप्टन के गायब होने के पीछे जय का हाथ हो सकता है। वो सीधे जय से पूछती है कि क्या उसने कैप्टन को देखा है, लेकिन जय अनजान बनकर कहता है कि उसने कैप्टन को रात के बाद से नहीं देखा और उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही वो ये कहकर बात टालने की कोशिश करता है कि जंगल में किसी का गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जय की बात खत्म होते ही पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। जानवर और पक्षी अचानक शोर मचाते हुए भागने लगते हैं। पानी में भी वही हलचल दिखने लगती है। ये देखकर जय मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। साफ था कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी एक विशाल एनाकोंडा जय के लगाए जाल की तरफ बढ़ता है और उसमें फंस जाता है। एनाकोंडा खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि फिशिंग रॉड टूट जाती है और जय भी पानी में गिर जाता है। इसके बावजूद जय रस्सी नहीं छोड़ता। वो किसी तरह एक छोटी नाव तक पहुंचकर रस्सी बांध देता है और हथियार लेकर एनाकोंडा पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हमले का एनाकोंडा पर खास असर नहीं होता। उल्टा वो जय को नाव के साथ जकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। ये देखकर सबको लगता है कि जय मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नाव पर दिखाई देता है और एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। इस बार एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि नाव की छत पर मौजूद होता है। उसे देखते ही सब लोग घबरा जाते हैं। तभी एनाकोंडा कैप्टन की लाश उगल देता है, जिससे सबको समझ आ जाता है कि कैप्टन के साथ क्या हुआ था। इसके बाद बोर्ड पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। एनाकोंडा 2 लोगों तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी जय उस पर हमला कर देता है। हमले के बाद एनाकोंडा का सारा ध्यान जय पर चला जाता है। जय खुद को बचाने के लिए छुप जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसका पीछा करते हुए अंदर तक पहुंच जाता है। एनाकोंडा नाव के अंदर घुसकर लोगों को ढूंढने लगता है। किस्मत से लत्ता और भवन उसकी नजर से बच जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है जहां एक बच्चा और जगत छुपे होते हैं। एनाकोंडा उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से निकल भागते हैं। तभी उसकी नजर निशा पर पड़ती है। जैसे ही एनाकोंडा हमला करने आगे बढ़ता है, जगत चालाकी दिखाते हुए उसकी तरफ एक मटका फेंक देता है। मटका सीधा उसके सिर में फंस जाता है। इससे एनाकोंडा बेहद गुस्से में आ जाता है और खुद को छुड़ाने के लिए इधर उधर छटपटाने लगता है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो मटका तोड़कर आजाद हो जाता है, लेकिन तभी जय पीछे से उसकी गर्दन में फंदा डाल देता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है। इसी दौरान नाव के अंदर फैला हुआ केरोसिन आग पकड़ लेता है। आग तेजी से बम तक पहुंच जाती है और पूरी नाव में धमाके शुरू हो जाते हैं। हालत बिगड़ते देख सब लोग पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ फंदे में बंधा हुआ एनाकोंडा आग की चपेट में आ जाता है और जलकर वहीं मारा जाता है।
थोड़ी देर बाद सब लोग तैरकर किनारे पहुंच जाते हैं। अपनी नाव को जलते देख भवन दुखी हो जाता है क्योंकि अब उनकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी। सब लोग डरे हुए थे। वो जंगल के बीचों बीच फंसे थे और उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। निशा समझ चुकी थी कि इस मुसीबत की असली वजह जय है। वो उसे दोष देते हुए कहती है कि अगर उसने एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ये जाल न बिछाया होता तो वो इस हालत में कभी नहीं पहुंचते। निशा की बात सुनकर जय कहता है कि अगर वो उसकी मदद करें तो इस एनाकोंडा की वजह से सब करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनते ही भवन लालच में आ जाता है और फौरन जय का साथ देने को तैयार हो जाता है। तब जय अपना नक्शा निकालकर दिखाता है कि उसकी नाव एक खास जगह पर छुपी है। अगर सब उसके साथ चलें तो वो 2 दिन में उन्हें थाईलैंड पहुंचा सकता है। थाईलैंड पहुंचने की उम्मीद में सर्कस के बाकी लोग भी जय के साथ जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन निशा को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है। तभी लत्ता की हालत बिगड़ने लगती है। जांच करने पर पता चलता है कि उसे एक जहरीले मकड़े ने काटा था। ये जहर उसकी जान भी ले सकता था। मौका देखकर जय कहता है कि उसके पास दवा है, लेकिन वो उसकी नाव में रखी है। अपनी साथी की जान बचाने के लिए निशा भी मजबूर होकर जय के साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद सब लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों के सफर के बाद वो बुरी तरह थक जाते हैं। रास्ते में वो नदी का पानी पीने जाते हैं, लेकिन जय उन्हें रोक देता है। वो बताता है कि इस इलाके के पानी में खतरनाक परजीवी मौजूद हैं जो इंसान के शरीर में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर सब सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगने लगती है। तब जय एक सांप पकड़ता है और सब लोग उसे पकाकर खा लेते हैं, जिससे उनकी भूख शांत होती है। काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है। तब सब लोग एक पहाड़ी सुरंग के अंदर रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं और वहीं आग जलाकर आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ जय अकेला बैठकर अपना नक्शा देख रहा होता है। नक्शे में बने एनाकोंडा को देखकर उसे अपनी पिछली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त विशाल एनाकोंडा लगभग उसे मार ही डालने वाला था, लेकिन आखिरी पल में जय पास पड़े एक लकड़ी के बक्से में छुप गया था। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। तभी भवन जय के पास आकर पूछता है कि क्या वो अभी भी उसी विशाल एनाकोंडा के पीछे पड़ा है। जय हाँ में जवाब देता है और बताता है कि ये कोई आम सांप नहीं है। जंगल के दूसरे जानवर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एनाकोंडा भी उससे डरते हैं। उसके मुताबिक वही पूरे जंगल का असली राजा है। जय बताता है कि उस विशाल एनाकोंडा ने कई बड़े शिकार किए हैं और अगर वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो सबकी किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर भवन फिर एक बार उत्साहित हो जाता है और जय का साथ देने का फैसला करता है। इसके बाद सब लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं। रात में अचानक ऐसा लगता है जैसे कई विशाल एनाकोंडा उन पर हमला कर रहे हों और सबको जकड़ रहे हों, लेकिन अगले ही पल एक आदमी की नींद खुल जाती है। ये सिर्फ एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद उसे अपना भाई कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उसका भाई अजीब तरीके से खुद को पानी में डुबो रहा होता है। तभी वो उसके नाक से एक अजीब कीड़ा निकलता देखता है। ये देखकर उसे फौरन जय की चेतावनी याद आ जाती है। उसके भाई ने उसी नदी का पानी पी लिया था जिसमें खतरनाक परजीवी मौजूद थे, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही एक एनाकोंडा अचानक वहां पहुंच जाता है और उसके भाई को पानी के अंदर खींच लेता है। अपने भाई को खोकर वो बेहद दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि ये जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सब लोग अपना सफर जारी रखते हैं। लंबे सफर के बाद सब एक नदी तक पहुंचते हैं। आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें नदी के अंदर उतरकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जगत नीचे की तरफ इशारा करता है। सब एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच से एक विशाल एनाकोंडा गुजर रहा होता है। थोड़ी देर तक सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक एनाकोंडा सबसे पीछे चल रहे आदमी पर हमला कर देता है। उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। निशा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एनाकोंडा अपने शिकार को पानी के अंदर खींच ले जाता है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार जय की नाव तक पहुंच जाते हैं। वादा निभाते हुए जय दवा निकालकर लत्ता को दे देता है, जिसे जहरीले मकड़े ने काटा था। अब थाईलैंड ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए सब लोग वहां के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन तभी जय उन्हें रोक देता है। दरअसल जय उन्हें यहाँ तक इसलिए लाया था ताकि वो उनका इस्तेमाल एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कर सके। वो साफ कह देता है कि अब सबको उसकी मदद करनी होगी। तभी एक बच्चा विरोध करते हुए कहता है कि वो एनाकोंडा के शिकार में उसका साथ नहीं देंगे। इसके जवाब में जय बंदूक निकाल लेता है। भवन भी उसका साथ देते हुए बाकी लोगों पर दबाव डालता है कि वो जय की बात माने। निशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जिस एनाकोंडा के पीछे जय पड़ा है वो बेहद खतरनाक है। वो जय को समझाने की कोशिश करती है कि उस एनाकोंडा का शिकार करना जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन जय का कहना था कि उसे पकड़ना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। उसकी योजना थी कि पहले एनाकोंडा का ध्यान खाने की तरफ लगाया जाए और फिर मौका देखकर उसे काबू में कर लिया जाए। इसके लिए भवन, जगत
और छोटे बच्चे को बांधकर चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब बच्चा उसका कारण पूछता है तब भवन अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो बताता है कि वो उन्हें कभी सर्कस में ले ही नहीं जाने वाला था। उसका इरादा उन्हें मारकर उनके अंग बेचने का था, लेकिन अब उसे लगता था कि एक विशाल एनाकोंडा उससे भी ज्यादा पैसे दिला सकता है। दूसरी तरफ जय ने दोनों लड़कियों को भी बांध रखा था। तभी उनमें से एक लड़की चालाकी से जय का भरोसा जीतने का दिखावा करती है। जैसे ही मौका मिलता है वो उसकी बंदूक छीनकर उसी के सामने तान देती है, लेकिन उसे बंदूक चलानी नहीं आती, इसलिए वो फायर नहीं कर पाती। ये देखकर जय गुस्से में आ जाता है और फौरन बंदूक वापस अपने कब्जे में ले लेता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी निशा पीछे से आकर कांच के टुकड़े से उसके पेट पर वार कर देती है। जय निशा को धक्का मारकर गिरा देता है, लेकिन लत्ता भी उस पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में दोनों मिलकर उससे बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती हैं। छीना झपट्टी के बीच अचानक गोली चल जाती है और सबकी नजर उसी तरफ जाती है। गोली चलने के बाद सब एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि गोली आखिर किसे लगी है। दूसरी तरफ जगत और वो छोटा बच्चा अभी भी बंधे होते हैं। दोनों बुरी तरह डरे होते हैं, क्योंकि एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जबकि भवन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करेगा वो जाल की रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेगा, लेकिन भवन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खुद भी खतरे में है। जिस जगह वो खड़ा था उसकी बिल्कुल ऊपर एक और विशाल एनाकोंडा छुपा बैठा था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब भवन का पूरा ध्यान सामने वाले एनाकोंडा पर था, अचानक दूसरा एक बड़ा एनाकोंडा पीछे से आ पहुंचा। भवन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस एनाकोंडा ने उसे अपनी शक्तिशाली कुंडलियों में जकड़ लिया। अगले ही पल वो उसे घने जंगल की गहराइयों में ले गया। इस दौरान जगत और उस बच्चे के चारों तरफ लगी जाल भी खुल जाती है। इस तरफ जय भी उन दोनों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी निशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सीधा उसके सिर पर मार दिया, जिससे जय वहीं ढेर हो गया। इसका फायदा उठाते हुए दोनों ने फौरन जगत और उस बच्चे की रस्सी खोलकर उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन वो वहां से बाहर निकल पाते इससे पहले ही बदकिस्मती से जय को होश आ चुका था और अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में भाग रहा था। वो उनकी तरफ आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक झाड़ियों के अंदर से एक विशाल एनाकोंडा बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ा। उसे वहां से घसीटते हुए सीधा जंगल के बीचों बीच ले गया। तभी उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। निशा ने फौरन वहां रस्सी से बंधे जगत और उस बच्चे को आजाद किया और वहां से निकलने ही लगे थे कि तभी पहली लड़की की हालत अचानक बिगड़ने लगी, क्योंकि लड़ाई के दौरान जय पहले ही उसे गोली मार चुका था, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी साथी अपना दुख दिल में दबाकर आखिरकार उस नाव तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वो तेजी से इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं। वो इंजन स्टार्ट कर पाते इससे पहले ही अचानक हवा में से निकलकर एक इंजेक्शन एक आदमी को लग जाता है। इंजेक्शन लगते ही वो वहीं गिर जाता है। दरअसल वो इंजेक्शन उसे किसी और ने नहीं बल्कि जय ने मारा था, जो अभी भी जिंदा था। वो एनाकोंडा से न सिर्फ बच निकला था, बल्कि जिस एनाकोंडा ने उस पर हमला किया था उसे भी मार चुका था। लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं था। उसने तीनों को एक बड़ी जाल के साथ बांध दिया ताकि उनके खून की गंध आसपास के शिकारी सांपों को अपनी तरफ खींच सके। थोड़ी ही देर में उसकी जाल काम करने लगी। घने जंगल को चीरते चीरते कई बड़े एनाकोंडा रेंगते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका विशाल सांपों से भर गया। वहां खड़े तीनों साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। वो सांप उन्हें अपना शिकार बनाते इससे पहले ही अचानक पूरे जंगल में एक डरावनी गर्जना गूंज उठी। जितने भी सांप आसपास मौजूद थे वो सब वहां से पूंछ दबाकर भाग निकले, जैसे वो किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज से डर रहे हों। तभी अचानक घने जंगल को फाड़ते हुए वही राक्षसी क्रिम्सन एनाकोंडा बाहर निकल आया। उसका शरीर इतना विशाल था कि बाकी सारे एनाकोंडा उसके सामने छोटे छोटे बच्चों जैसे लग रहे थे। अपने सामने इतना विशाल सांप देखकर उन्हें समझ आ चुका था कि अब तक जिस चीज से वो बचने की कोशिश कर रहे थे वो सच में इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी था। वहां सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन पास खड़े जय के चेहरे पर खुशी बढ़ती जा रही थी। सालों का उसका जुनून आखिरकार उसके सामने खड़ा था। उसकी नजरों में न डर था न कोई हिचकिचाहट। वो क्रिम्सन एनाकोंडा आते ही वहां बंधे तीनों लोगों को अपने विशाल शरीर से जकड़ लेता है, उससे पहले कि वो उन्हें अंदर निगल जाए। अगले ही पल जय अपनी छुपाई हुई जाल खोल देता है। अचानक वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा उसमें जा फंसता है। उसे फंसा देखकर जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्रिम्सन एनाकोंडा पूरी ताकत से छटपटाने लगता है। उसका शरीर इतना ताकतवर था कि पूरी जाल जमीन से उखड़ने लगी। थोड़ी ही सेकंड में जाल टूटकर बिखर जाती है और अब वो एनाकोंडा पहले से भी ज्यादा गुस्से में भभक रहा था। क्रिम्सन एनाकोंडा सीधा उस पर टूट पड़ता है। जय भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसे जमीन पर घसीटते हुए दूर ले जाता है।
उसे अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़कर पूरी तरह लाचार कर देता है। थोड़ी ही देर में जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी अपने सबसे बड़े दुश्मन शिकारी पर भारी पड़ जाता है। इस तरह जय की कहानी हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी मौत के साथ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब क्रिम्सन एनाकोंडा की नजर जाल में फंसे बाकी लोगों पर टिक चुकी थी। तभी पहला लड़का अपनी पूरी ताकत से रस्सी को दांतों से काटने लगता है। आखिरकार रस्सी टूट जाती है। जैसे ही तीनों आजाद होते हैं, वो समय गंवाए बिना घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्रिम्सन एनाकोंडा भी रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते थककर उनके पैर रुक जाते हैं, लेकिन उस एनाकोंडा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्रिम्सन एनाकोंडा उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उस एनाकोंडा ने अपना भयानक मुंह आगे बढ़ाया, उसका मुंह अचानक एक धारदार तार से टकरा जाता है, जो पेड़ों के बीच तानकर लगाया गया था। दरअसल ये जय की बिछाई हुई एक बहुत पुरानी जाल थी, जो उसने सालों पहले वहां लगाई थी। धारदार तार ने उसका मुंह बुरी तरह बीच से चीर दिया। पूरा जंगल उसकी दहला देने वाली गर्जना से गूंज उठा। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों फौरन वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो जय की उसी नाव पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे वो खतरनाक इलाका उनकी नजरों से दूर होने लगा। उन्हें लगा कि आखिरकार ये भयानक सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन कहानी का सबसे डरावना राज्य अभी बाकी था। उनके जाने के बाद जंगल फिर शांत हो जाता है, क्योंकि वो भयानक क्रिम्सन एनाकोंडा, जो सबको हमेशा के लिए खत्म होता दिख रहा था, वो अभी भी जिंदा था। वो धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ। अब साफ हो चुका था कि वो कोई आम सांप नहीं था। मतलब जय ने बिल्कुल सही कहा था, वो एनाकोंडा कोई मामूली सांप नहीं था। उसकी ताकत और जिंदा रहने की क्षमता आम सांपों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन जंगल की गहराइयों में क्रिम्सन एनाकोंडा अभी भी मौजूद था और शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।